श्री राम नवोदय कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म एसआर नवोदय कोचिंग यूट्यूब चैनल के सभी सदस्यों और दर्शकों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के 18 जनवरी 2025 को आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा के उत्तर शीट लेकर आए हैं। यह उत्तर हम आपके लिए परीक्षण पुस्तिका कोड जे के माध्यम से बताएंगे। आप अपने प्रश्न पत्र के कोड के हिसाब से इन प्रश्नों के उत्तर चेक कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले भाग 1 है। इसमें हमें भिन्न चित्र का चयन करना था, तो इसके लिए सही आंसर था ए और दूसरे का सही आंसर था सी। तीसरे प्रश्न के लिए सही आंसर था ए। चौथे प्रश्न के लिए सही आंसर था सी, क्योंकि इस आकृति को 2 बराबर भागों में बांटा गया है, जबकि ए, बी और डी किसी भी आकृति को 2 बराबर भागों में नहीं बांटा गया है। भाग 2 में आपको समरूप चित्र को चुनना था, तो 5वें प्रश्न का समरूप चित्र बी था। 6वें प्रश्न के लिए समरूप चित्र बी था। देखिए, आपके परीक्षण पुस्तिका कोड अलग हो सकते हैं और आपके यह प्रश्न इधर उधर कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सभी के आंसर एक जैसे होंगे। इसलिए प्रश्न को देख के अपने प्रश्न पत्र के हिसाब से इनके आंसर आप मैच कीजिएगा। 7वें प्रश्न का जैसा चित्र था बी। 8वें प्रश्न के जैसा चित्र था डी। भाग 3 में हमें लुप्त भाग को ज्ञात करना था, तो इसमें 9वें प्रश्न का लुप्त भाग डी होगा। 10वें प्रश्न का बी होगा। 11वें चित्र के लिए डी होगा और 12वें चित्र के लिए भी डी होगा। ये इस बच्ची का गलत उत्तर है। इसका सही आंसर होगा डी। आप अपने प्रश्नों को मिला लीजिए और आपके 80 में से कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं, उनमें 1.25 का गुणा करके मार्किंग हमें बताइए। भाग 4 में श्रेणी क्रम वाली आकृतियां थीं। अगली श्रेणी में प्रश्न 13 की अगली श्रेणी में चित्र सी आएगा। 14वें प्रश्न की भी सी ही आएगी। 15वें प्रश्न की श्रेणी में डी आएगा और 16वें प्रश्न की अगली श्रेणी में बी आएगा। ये कन्फ्यूजिंग है, कुछ लोग इसका सी बता रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर बी ही है, क्योंकि ये 5 लाइनों से बनी है और ये 4 लाइनों से, फिर ये 3 लाइनों से। 3 के बाद 3 आएगी नहीं, क्योंकि ये लाइनें देखिए घट रही हैं। तो 5, 4, 3, तो अब कितनी आएंगी? 2 आएंगी। इसके बाद भाग 5 में हम देखेंगे, ये संबंध पता करने वाली थी। जो संबंध पहली और दूसरी आकृति का है, वही तीसरी और
चौथी आकृति में बताना था। तो 17वें का सी, 18वें प्रश्न के लिए सही आंसर होगा बी, 19वें प्रश्न का सही आंसर होगा बी और 20वें प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा सी। बाद में इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक भागों के और सभी अनुभागों के विस्तृत हल करके भी आपके लिए अपलोड किए जाएंगे। भाग 6 में हमें त्रिभुज, वर्ग और वृत्त यानी ज्यामितीय चित्रों को पूर्ण करना है। 21वें ज्यामितीय चित्र को सी पूर्ण करेगा और एक त्रिभुज बनाएगा। 22वें ज्यामितीय चित्र को डी पूर्ण करेगा और एक वर्ग बनाएगा। 23वें ज्यामितीय चित्र को सी पूर्ण करेगा और एक चित्र बनाएगा। 24वें ज्यामितीय चित्र को ए पूर्ण करेगा, वर्ग बनाएगा। 23वें प्रश्न चित्र को सी पूर्ण करेगा और एक सर्कल बनाएगा। भाग 7, इसमें हमें दर्पण प्रतिबिंब देखनी थी। 25वें की दर्पण ए होगी, 26वें की सी होगी, 27वें की डी होगी, 28वें की सी होगी। जनरली सभी परीक्षार्थियों को आकृतियों में अच्छे अंक मिल जाते हैं। भाग 8, इसमें कागज कटिंग थी, तो 29वें का आंसर होता डी, 30वें का होता डी, 31वें का सी और 32वें का ए। ये आपकी कागज कटिंग वाली आकृतियों के उत्तर थे। आप मैच कीजिए सभी आकृतियों के और खंड भाई प्रत्येक, जैसे आकृतियों के अलग, गणित के अलग और हिंदी के अलग लिख के आप टोटल कीजिए, क्योंकि आपको प्रत्येक अनुभाग में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। भाग 9 में हमें कट आउट टुकड़ों से बनाए जाने वाले चित्र को देखना है। तो 33वें प्रश्न चित्र में जो टुकड़े दिए हैं इनसे आकृति बनेगी ए। 34वें प्रश्न चित्र में दिए हुए टुकड़ों से बनेगी सी। 35वें प्रश्न चित्र में दी गई टुकड़ों से बनेगी बी और 36वें प्रश्न चित्र में दिए गए टुकड़ों से बनेगी डी। भाग 10 में हमें छिपा या सम्मिलित चित्र देखना है। तो 37वें प्रश्न चित्र को ए में देखा जा सकता है। 38वें प्रश्न चित्र को बी में देखा जा सकता है। देखिए ये इस प्रकार से नहीं, क्षमा कीजिएगा, इसका ये आंसर गलत है। इसका सही है सी। देखिए यहाँ पे ये छुपा हुआ है इसमें सी में। तो 38वें जो छुपा हुआ प्रश्न चित्र है ये सी में देखा जा सकता है। 39वां प्रश्न चित्र आपको सी में छिपा हुआ मिलेगा। देखिए तो स्पष्ट दिख रहा है। और 40वां प्रश्न चित्र
छिपा हुआ है सी में। तो ये आपके आकृतियों के आदर्श उत्तर थे। यह एकदम सही है। आप अपने मिला लीजिए और मिलाने के बाद आप अपने अंकों को निकाल लीजिए। प्रश्न 41वां, एक वर्गाकार, ये गणित है खंड 2। इसके विस्तृत जब हम हल करके आपके लिए अपलोड करेंगे तब हल बताएंगे। यहाँ हम केवल आपके लिए आंसर बता दे रहे हैं, तो आप इसके माध्यम से केवल अपने उत्तरों को मिला लीजिए। 41वें प्रश्न में एक वर्गाकार पार्क की भुजा 50 मीटर है। इसमें अंदर की ओर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा पथ है। इस पथ को समतल कराने पर ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपए व्यय आएगा? तो इसका सही था बी, 4750 रुपये। अब ये बहुत कन्फ्यूजिंग आकृति है। इसी का मैं समझता हूँ कि आपके लिए मेरे वीडियो के माध्यम से इसका आंसर आपको चाहिए कि सर क्या बता रहे हैं। तो इसका देखिए, इसका आंसर हो सकता है बी। अब आप कहेंगे कि यह तो एक वर्ग है, तो मैं आपको बता दूं, यदि इस वर्ग से एक आयत बनाया जाए, देखिए इसका क्या है, ये वर्ग है, तो इसका क्या होगा, इस वर्ग को तोड़ के यदि एक आयत बनाएंगे तो इसका भी क्षेत्रफल, इस वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के बराबर होगा। ठीक है। और इन्होंने भी देखिए विकल्प में इसको आयत ही लिखा है, देखिए आयत बी। तो निश्चित रूप से 42वें प्रश्न का सही आंसर ये बी ही होगा, आयत बी 196 वर्ग सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगता है, लेकिन इसका सही आंसर यही है, क्योंकि हम एक वर्ग के परिमाप से, मान लीजिए एक वर्गाकार खेत है और उसमें एक तार लगा है, मान लीजिए तार 100 मीटर लंबा लगा है। अब उस तार को निकाला वर्गाकार खेत से और उसको लगा दिया एक आयताकार खेत में, तो परिमाप तो दोनों के समान हुए, और जितना तार उस वर्ग में क्षेत्रफल घेरेगा उतना ही क्षेत्रफल वह आयत में भी घेरेगा। तो इसका आंसर बी ही सही है। और 43वां प्रश्न, एक साइकिल के पहिए में कुल 24 तीलियां हैं, तो संलग्न तीलियों के बीच कोण होगा 15 अंश। सायं 6 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य बना कोण सरल कोण। पी, क्यू, आर और एस द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। इसका 45वें प्रश्न का सही था 4। 46वें प्रश्न का सही था सी। 47वें प्रश्न का ये भाजक गुणित भागफल धन शेषफल बराबर भाज्य वाला, इसका ए 843। 90 का अभाज्य गुणनखंड सी। निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का गुणनखंड है? 1, यानी ए ऑप्शन। 50वें के लिए सही आंसर होगा बी, 9.432 भागित 12.5 बराबर है बी। ये दशमलव संख्याओं के योगफल का क्वेश्चन था। इसका सही आंसर है सी, 125.2311। 52वां प्रश्न फिर से दशमलव वाले अध्याय का ही था और इसका सही आंसर था बी, 3.03303। 53वां प्रश्न फिर से दशमलव अध्याय का ही था, इसको सरलतम भिन्न में लिखना था और इसका सही आंसर था सी, 8037/400।
54वां प्रश्न, 300 ml की पानी की 17 बोतलों तथा 130 ml की जूस की बोतलों को एक जग में खाली किया जाता है। जग में लीटर में कुल द्रव है। बी 9। सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे अपने घर से चला। वह 10 मिनट पैदल चला, 1 घंटा 5 मिनट बस से यात्रा की और फिर 15 मिनट पैदल चलकर अपने चाचा के घर पहुंचा। वह वहां 3 घंटा 20 मिनट रुका और सायं 3:30 बजे अपने घर पहुंच गया। वापसी की यात्रा में उसे कितना समय लगा? इसका सही आंसर है सी, 1 घंटा 40 मिनट। 56वां क्वेश्चन सरलीकरण अध्याय से था। इसका सही आंसर 4। और 57वां भिन्न वाले अध्याय से। इसका सही आंसर 11/20। 58वां क्वेश्चन सजातीय भिन्नों के योग और अंतर से संबंधित था। इसका सही आंसर था 17/22। धन धन के आगे ऋण ऋण के पीछे करके इसको सॉल्व करेंगे। एक दुकानदार 1 रुपये की 5 टॉफी की दर से खरीदता है तथा 1 रुपये की 4 टॉफी की दर से बेचता है। रुपये 125 का लाभ कमाने के लिए वह कितनी टॉफी बेचता है? इसका सही होगा 2500। डी। टीना ने एक स्कूटर 55,000 में खरीदा। उसने 3400 स्कूटर की मरम्मत पर खर्च किए और स्कूटर अपने मित्र को 56,030 में बेचा। उसका लाभ या हानि? इसका सही आंसर होगा 2370 की हानि। अब देखते हैं हम हिंदी के आंसर। भाषा परीक्षण खंड 3। इसमें सबसे पहला अनुच्छेद ये मकड़ियों वाला है। अब हम यहाँ अनुच्छेद नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो आपके लिए यह लंबा हो जाएगा। तो यह अनुच्छेद किसके बारे में है? तो ये अनुच्छेद है मकड़ी के जाले का महत्व। मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है? इसका सही आंसर है सी, वे जल ढूंढते हैं। फंसा का समानार्थी शब्द है चिपका। मकड़ियाँ कैसे जान लेती हैं कि उनके जाल में कुछ फंस गया है? वे अनुभव करती हैं। अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त शब्द अस्तित्व शब्द का भाव है जीवित रहना। ए। अनुच्छेद 2। ये अनुच्छेद इसमें 2 नंबर रोबोट वाला था। तो थका शब्द का समानार्थी शब्द है निढाल। निढाल मतलब होता है सुस्त, थका हुआ सा। इसका समानार्थी होगा निढाल। रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि वे यंत्र हैं। मैं गद्यांश नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं तो आपको ये इसमें बता दिया जाता। और जब हम इसके विस्तृत हल भेजेंगे तो उसमें एक एक चीज़ को क्लियर जरूर कराएंगे और तीनों खंडों के अलग अलग वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता? तो ये अनुच्छेद में नहीं आया है। अब आजकल तो आप भी देखते होंगे कि रोबोट टीचर भी बनने लगी हैं, वो बच्चों को पढ़ाने लगी हैं, लेकिन अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीतार्थक है? सुरक्षित। बी। रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह है अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं। ये कथन सही नहीं है, क्योंकि अब इसके लिए हम आपको इसमें बता देते हैं। अनुच्छेद में देखिए लिखा है अधिकांश रोबोट मशीनों जैसे ही दिखाई देते हैं, और इसमें लिखा है कि अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं। इसलिए यह जो कथन है ये रोबोट के बारे में सही नहीं है। अनुच्छेद 3 ये सुनहरा आवाज वाला था। इसमें हम जो कुछ क्लिष्ट क्वेश्चन हैं जिन्हें शायद आपको
विभिन्न चैनल पर देख के भी कन्फ्यूजन हो सकता है, उन्हें हम बिल्कुल क्लियर करा देंगे। देखिए सुनहराबाज 71वां क्वेश्चन, सुनहराबाज अधिकतर खाली स्थान में पाया जाता है। ये सभी के लिए इजी आसान था, सीधा सीधा मिल रहा था ये, तो ये सबके लिए आसान था, बन गया होगा। देखिए ये प्रश्न है स्पेशल, इसको हम थोड़ा क्लियर करा देंगे। मादा सुनहरे बाज को खाली स्थान से पहचाना जा सकता है। अब किसी ने ये लगाए, कुछ भी लगाए हैं, लेकिन इसका सही आंसर डी, बड़े आकार के द्वारा। देखिए अब हम क्लियर कराते हैं अनुच्छेद में। सुनहरा बाज अधिकतर अपने घने भूरे परों और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। सुनहरा बाज, ठीक है, इनके कारण पहचाना जा सकता है। युवा पक्षियों में, युवा पक्षियों की बात हो रही, मादा नर के समान ही होती है। जो मादा है वो कैसी होती है? नर के समान, यानी आपको नर दिखेगा और मादा दिखेगी, दोनों एक समान ही लगेगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि नर है कि मादा, क्योंकि देखिए कह रहा है गद्यांश मादा नर के समान है। मादा और नर दोनों एक से हैं, आप समझ ही नहीं पाएंगे कौन मादा है कौन नर है। किंतु प्रायः बड़ी होती है मादा, मादा नर के समान ही होती है किंतु प्रायः बड़ी होती है। तो वैसे तो नर और मादा दोनों समान हैं, लेकिन जैसे ही आपको बड़ी दिखे तो आप समझ जाना कि मादा है, ठीक है कि नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मादा सुनहरे बाज को खाली स्थान से पहचाना जा सकता है बड़े आकार से। वैसे तो सेम है, अधिक घने रंग के परों से चमकदार, ये सब बिल्कुल सेम है, नर जैसा ही है, किंतु प्रायः बड़ी होती है। अगर आपको बड़ी दिखे तो समझ जाना ये मादा है। घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए? खुला क्षेत्र। कैसा चाहिए? खुला क्षेत्र चाहिए, ठीक है। देखो ये लिखा है, यह शानदार प्राणी उत्तरी गोलार्ध में खुले क्षेत्रों में अपना घर बनाता है। अब खुले क्षेत्र में पेड़ हों, खड़ी चट्टानें हों, दीवारें हों, कुछ भी हो, लेकिन उसको चाहिए क्या? खुला क्षेत्र। तो इसका ये खुला क्षेत्र ही आंसर होगा। अब ये जैसे किसी ने ये लगा दिया, किसी ने ये लगा दिया, तो ये उसके अंतर्गत आते हैं। मैंने उसको क्या चाहिए? खुला क्षेत्र चाहिए गद्यांश के अनुसार। शानदार के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? अब कोई इसको भव्य कह रहा, तो यदि हम अनुच्छेद को देखें तो शानदार का सही अर्थ आएगा स्वर्णिम। क्योंकि देखिए यहाँ गद्यांश में समझिए आप, सुनहरा बाज अधिकतर अपने घरों, क्या कौन सा बाज? सुनहरा बाज। यहाँ इन्होंने कह दिया सुनहरा बाज, फिर कह रहे यह शानदार प्राणी। यह शानदार प्राणी माने कौन? बाज, है ना। तो यहाँ वो बाज की ये विशेषता है, और यहाँ बाज की ये विशेषता है। ये दोनों चीज एक ही हुई कि नहीं हुई, है ना। तो ये क्या है? उसका समानार्थी, गद्यांश के अकॉर्डिंग क्या हुआ? इसका स्वर्णिम। अब कोई भव्य बता रहा, भव्य का मतलब तो बड़ा, विशाल, है ना। शानदार मतलब सुंदर, स्वर्णिम सुनहरा, ये होना चाहिए कि नहीं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विलोम नहीं है? विशाल, विशाल माने बड़ा, तो देखिए बड़ा का छोटा ये तो होगा, नन्हा ये भी होगा, भारहीन माने हल्का ये भी होगा। तो विशाल माने बड़ा और विस्तृत माने भी बड़ा, ये दोनों एक से हैं, ठीक। तो ये थे आपके सुनहरा बाज वाले अनुच्छेद के लिए सही आंसर। अब इस अनुच्छेद 4 में भी एक प्रश्न है जिसका हम आपको क्लियर कराएंगे। एक प्रश्न जहां कुछ चैनलों में या कहीं इधर उधर से जो आंसर शीट प्राप्त हुई उसमें भी कुछ गलत बताए जा रहे हैं। सर लोग हमारे विद्यार्थियों के भी प्रश्न आ रहे थे कि सर इसका क्लियर कराइए, आप इसका क्या आंसर हमें बताएंगे। तो देखिए, मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तकें सबसे खाली स्थान कृतियां हैं। सभी लोग कह रहे हैं इसका उपयोगी आंसर है, लेकिन इसका सही आंसर है ध्यान रखने वाली। क्या है? ध्यान रखने वाली। कहाँ से ये स्पष्ट होता है कि ये ध्यान रखने वाली कृतियां हैं? पुस्तकें मानव प्रयत्नों के सर्वाधिक समय तक रहने वाले उत्पाद हैं। मंदिर खंडहरों के रूप में ढह जाते हैं, मंदिरों को बनाएंगे ढह जाएंगे, चित्र और मूर्तियां क्षय हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, किंतु पुस्तकें जीवित रहती हैं। पुस्तकें महान विचारों को नष्ट नहीं होने देती। देखिए
जो महान विचार हैं उनको ध्यान में रखे हैं सहेज के, नष्ट नहीं होने देती, जो आज भी उतने ही ताज़ा हैं जितने तब थे जब लेखक के मन में थे। तो देखिए यही सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान रखने वाली, बिल्कुल सही आंसर है ये। अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकी हैं क्योंकि उनमें, अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकी हैं क्योंकि उनमें महान विचार हैं। क्या है? महान विचार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुचित का समानार्थी है? अनुपयुक्त। विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है। विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वे विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती हैं। यह हमको कहाँ से मिल रहा है? तो देखिए, साहित्य में ऐसी कोई चीज़ अधिक जीवित नहीं रहती जो अच्छी ना हो। अच्छी पुस्तकों ने जीवन में अनेक क्षेत्रों में मनुष्य की सहायता, देखिए ये है, अच्छी पुस्तकों ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में, अनेक यानी विविध क्षेत्रों में मनुष्य की क्या की है? सहायता की है। तो विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वे विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती हैं। अनुच्छेद में ढहना शब्द का अर्थ है बिखर जाना। ये थे आपके इस वर्ष के पेपर के लिए सभी आदर्श उत्तर। आप भी अपने परीक्षण पुस्तिका कोड के हिसाब से इन प्रश्नों के उत्तर मिला लीजिए। आपके कितने सही हैं हमें कमेंट करके बताइए, और जितने भी आपके टोटल 80 में से प्रश्न आ रहे हैं उनमें 1.25 का गुणा कीजिए और अपने प्राप्तांक पता कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।